Hello students, in our previous lectures, we study about the interaction of force between two charges. तो charges के बीच में जो electrostatic force लग रही है उसके बारे में हमने पढ़ा. अब आज हम उसका कॉज जानेंगे कि क्यों दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द फील्ड जनरेटेड बाय द स्टैटिक चार्ज. क्लियर? उसका कॉन्सिक्वेंस जानेंगे, उसका इम्पोर्टेंस जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की. अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कुछ इस तरीके से समझेंगे. लेट्स से मान लीजिए मान लो मेरे पास ये मार्कर है और मैं इस मार्कर को यहाँ से रिलीज़ कर दूँ तो देखिए अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. अब ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में इस पर कोई ना कोई नेट फोर्स ज़रूर है. और वो कौन लगा रही है? अर्थ लगा रही है, जिसको हमने 11th क्लास में पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से. अब हमने जो फोर्स पढ़ी वो क्या है? एनी पुश और पुल. अब ऐसा तो नहीं है कि धरती माता में से कोई हाथ निकल के आया और उसको पेन को नीचे की तरफ खींच लिया, ऐसा तो नहीं हुआ. लेकिन स्टिल ये जो मार्कर है वो नीचे की तरफ अर्थ की तरफ मूव कर रहा है. मतलब इन दिस डायरेक्शन इस पर कोई ना कोई फोर्स तो एक्ट कर रही है. और वो कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स. क्लियर? अब ऐसी फोर्सेस को क्या बोलते हैं? फील्ड फोर्सेस. ये हमने 11th क्लास में भी डिस्कस कर रखा है. ऐसी फोर्सेस को क्या बोलते हैं? फील्ड फोर्सेस. मतलब कि हर मासिव ऑब्जेक्ट अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करता है और जब दूसरा मास उस फील्ड में एंटर करता है तब उस पर लगती है ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सेम केस एक रुका हुआ चार्ज, स्टैटिक चार्ज अपने चारों ओर एक ऑरा क्रिएट करता है, अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करता है. और जब दूसरा चार्ज उस फील्ड में एंटर करता है तब लगती है उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2. लेट्स से दिस इज फिक्स. अब हमने क्या देखा? एंड बोथ आर पॉजिटिव. हमने क्या देखा? ये दोनों चार्ज यहाँ पे रखे हुए हैं और इस Q2 चार्ज को मैंने छोड़ा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. दैट मीन्स ये वाला चार्ज इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा अभी. लेकिन मैंने देखा मैं इसको धीरे धीरे पास लेके आ रहा हूँ और एक पॉइंट ऐसा आया कि यार यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको रिलीज़ किया ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करने लगा. इसका मतलब जब ये वाला चार्ज यहाँ पर था तो ये वाला चार्ज इस पर फोर्स नहीं लगा रहा था. लेकिन जब यही वाला चार्ज इसके थोड़ा नज़दीक आया तो इस वाले चार्ज ने इस पर फोर्स लगाना शुरू किया. इसका मतलब क्या है? मतलब समझिए. दैट मीन्स ये वाला चार्ज अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट कर रहा है, ये वाला चार्ज अपने चारों ओर एक ऑरा क्रिएट कर रहा है. जब दूसरा चार्ज इस रीजन में एंटर करेगा तब लगेगी उस पर फोर्स विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक डेफिनेशन क्या हो गई? It is the space around a charge in which when another charge enters, it will experiences electrostatic force. It can be repulsive or attractive. It will depend on the polarity of two charges. बहुत ही important concept. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या हो गई? It is the space around a charge in which when another charge enters it will experience electrostatic force. क्लियर है? बेसिकली और डिटेल में भी हम इस पर बात करेंगे. पोटेंशियल, जब हम पोटेंशियल पढ़ेंगे. बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एक एनर्जी है. ये तो आप सभी जानते हो कि इस पूरे यूनिवर्स में सब कुछ क्या है? एनर्जी, मैटर, एनर्जी, मैटर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एनर्जी ही है. कैसे? मैं आपको बताता हूँ. ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. मान लीजिए मैंने इस Q2 चार्ज को यहाँ से छोड़ा तो ये इधर की तरफ मूव करने लग गया. मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व.
इफ सम पार्ट इज इंक्रीजेज देन सम पार्ट मस्ट डिक्रीजेज। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ गई, अभी काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई होगी, उसी को हम पढ़ेंगे, उसी को हम पढ़ेंगे। ये काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से है? अभी यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जैसे ही फील्ड में एंटर करा, छोड़ा, ये इधर की तरफ मूव करने लग गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एनर्जी है, ऐसे समझिए। इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है? एनर्जी, एनर्जी है। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं जरा मैथमेटिकली ये सुनिए जरा। दो कंसेप्ट हैं, जब बुक्स आप पढ़ोगे तो आपको दो वर्ड नज़र आएंगे, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज। मैं उनको क्लियरली आपको बता दूं, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज। भैया सोर्स चार्ज क्या है? सोर्स चार्ज वो चार्ज है जिसकी फील्ड, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है, सोर्स। और नाम से पता चला। टेस्ट चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज वह चार्ज है जिस पर हम फोर्स निकालेंगे बिकॉज ऑफ सोर्स चार्ज। क्लियर? नाम से पता चला टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, किसकी? सोर्स चार्ज की। और जो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसको हम बहुत ही स्मॉल लेकर चलेंगे। इसका भी मैं रीजन दे दूं क्यों स्मॉल लेकर के चलेंगे, ताकि टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स पर कोई इफेक्ट ना पड़े, या फिर वी कैन नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टेस्ट चार्ज ऑन सोर्स चार्ज। बात समझ में आ रही है कि? अब इस पॉइंट को जरा समझिए, हम मैथमेटिकली कैसे निकाल सकते हैं। मान के चलिए मेरे पास एक चार्ज है Q एंड लेट्स से दिस इज सोर्स चार्ज एंड इट इज फिक्स। इसको हमने किसी तरह फिक्स कर दिया। मान के चलिए इससे r डिस्टेंस की दूरी पर, r डिस्टेंस की दूरी पर मैं एक चार्ज रख दूं, लेट्स से Q1 एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज वेरी स्मॉल एंड दिस इज नोन एज टेस्ट चार्ज। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस चार्ज ऑन दिस चार्ज? वो निकालने कोई बड़ी बात नहीं। एंड डायरेक्शन इन दिस डायरेक्शन, और वो क्या होगी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर। अब मान लो मेरे पास एक दूसरा चार्ज है, वो भी मैंने r डिस्टेंस की दूरी पर ही रखा, सेम दूरी पर रखा। अब उस पर फोर्स कितनी लगेगी? K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर। लेट्स से एक तीसरा चार्ज है Q3, सेम डिस्टेंस पर रखा, r डिस्टेंस की दूरी पर, तो उस पर फोर्स कितनी लगने वाली है? K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो तीनों केसेस में फोर्सेस अलग अलग हैं, लेकिन तीनों केसेस में एक चीज कॉमन है और वो है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तीनों केसेस में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन चीज क्या है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज विच इज F बाय टेस्ट चार्ज। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, what will be F1 by Q1 क्या होगा? वो KQ by R स्क्वायर। यहाँ पर देखिए what will be F2 by Q2 क्या होगा? वो KQ by R स्क्वायर। यहाँ पर देखिए F3 by Q3 क्या होगा? वो KQ by R स्क्वायर। This thing is common, this thing is common। तीनों केसेस में चीज कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आने वाला है। तीनों केसेस में ये चीज कॉमन। अब मान लो अगेन मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है, मेरे पास एक सोर्स चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। r डिस्टेंस पर एक 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, r डिस्टेंस पर एक 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, और कोई आपसे पूछे बताओ what will be the force exerted by this charge on 1 coulomb charge, तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा?
के Q1 Q2 by R square, that means KQ by R square, KQ by R square, सेम KQ by R square। तो ये एक तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने का। अब इसको मैथमेटिकली कैसे हम पढ़ेंगे, इसको डेफिनेशन की फॉर्म में हम कैसे पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि एक कूलम चार्ज पर लगने वाली फोर्स को, एक कूलम चार्ज पर लगने वाली फोर्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड? जो चार्ज एक कूलम चार्ज पर फोर्स लगा रहा है एट अ सर्टेन डिस्टेंस। बात क्लियर है कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं मैथमेटिकली? इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ सोर्स चार्ज ऑन अ 1 कूलम चार्ज। अब कोई कहेगा सर मैं 1 कूलम चार्ज नहीं ले रहा, कोई बात नहीं, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज ले, बात तो एक ही आ रही है। फोर्स पर यूनिट चार्ज ले तो बात तो एक ही आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया गया? इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया गया मैथमेटिकली? इट इज द फोर्स exerted by the source charge on a 1 coulomb charge at a certain distance from it. So ये क्या होगा? ये क्या होगा मैथमेटिकली? It is the mathematical expression of the electric field। किसकी? सोर्स चार्ज की, किसी एक पॉइंट चार्ज की एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या हो गया? KQ बाय R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या हो गया? KQ बाय R स्क्वायर। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड? ध्यान सुनिए, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है? इस पॉइंट चार्ज की। कहाँ पर? उस पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस की दूरी पर। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाए दैट मीन्स ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। मतलब कि आपसे ऐसा समझिए, फोर्स पूछ रहा है, कहाँ पर, किस पर फोर्स पूछ रहा है? एक कूलम चार्ज पर फोर्स पूछ रहा है, या फिर फोर्स पर यूनिट चार्ज, या फिर फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। बात क्लियर है क्या? इस बात को एकदम ध्यान रखना। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज डिनोटेड बाय E, और उसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। यूनिट क्या होगी इसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। तो 3-4 बातें आपको समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एनर्जी। इट इज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच व्हेन अनदर चार्ज एंटर्स इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स। और मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द फोर्स exerted by the source charge. It is a force exerted by the source charge on a 1 coulomb charge at a certain distance from it. और किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आया? KQ बाय R स्क्वायर। It is purely the property of the charge at a certain distance. That means जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा पॉइंट चार्ज से, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घटेगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घटेगा। और जैसे जैसे आप सोर्स चार्ज के पास आते रहोगे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। दैट मीन्स अगर कोई आपसे कहे ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट चार्ज, तो कैसा आएगा? इनवर्स रिलेशन ऑफ R स्क्वायर। दैट मीन्स कैसा ग्राफ आएगा? लाइक दिस। इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डेफिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ सोर्स चार्ज ऑन अ 1 कूलम चार्ज, या फिर फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। एक रिलेशन निकलेगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इसको ध्यान से समझिए कि यहाँ इस सोर्स चार्ज की इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है। लेट्स से दिस क्वांटिटी इज 2, तो यहाँ पर 2 ही है वो। अब चाहे आप यहाँ पर चार्ज Q1 ले आओ, यहाँ पर चार्ज Q2 ले आओ, यहाँ पर चार्ज Q3 ले आओ, फोर्स जो है वो अलग अलग आएगी। Q1 चार्ज पर फोर्स कुछ और होगी, Q2 चार्ज पर फोर्स कुछ और होगी, Q3 चार्ज फोर्स कुछ और होगी, क्योंकि फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस है। फोर्स विल डिपेंड ऑन द सिस्टम। फोर्स दोनों चार्जेस पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्योरली द प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम इट। इस सोर्स चार्ज की r डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है। ऐसा नहीं है कि आप Q1 चार्ज लिया है, Q2 चार्ज लिया, Q3 चार्ज लिया, हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी अलग अलग होगी। नहीं, हर बार अलग अलग होगी। फोर्स एक्टिंग ऑन दीज टेस्ट चार्ज, it will change, but the electric field of this charge will not going to change at that point. इसको आपको समझना ही होगा। क्लियर है एकदम। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड। और आपको मालूम ही है कि अगर किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड पता है, उसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी है, कोई बड़ी बात नहीं है, उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। दैट मीन्स अगर वेक्टर फॉर्म निकालनी हो तो क्या आ सकता है, KQ/R² इंटू आर कैप। और आर कैप क्या है, इसके पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर, विच इज आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, ये न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा यूज़ नहीं होता। दिस इज मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन अभी बात कर लेंगे, डायरेक्शन की भी बात कर लेंगे, डायरेक्शन की भी बात हो जाएगी, बट इस चीज़ को आप समझिए। क्लियर है। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, मान लो ये चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाला चार्ज इस पर फोर्स इधर लगा रहा है। ठीक है भैया। अब अगर ये वाला चार्ज नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसकी पोलैरिटी हम चेंज नहीं कर रहे, तो ये वाला चार्ज इस पर फोर्स इधर लगाएगा, अट्रैक्टिव। अब देखो, हमने इसको तो नहीं चेंज किया, लेकिन इसकी पोलैरिटी चेंज होते ही फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई। इसका मतलब लोचा इलेक्ट्रिक फील्ड में है, लोचा इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब ये पॉजिटिव था तो ये इसको इधर भगा रहा था, जब ये नेगेटिव था तो ये इसको अपने पास बुला रहा था। दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, अंदर की तरफ, रेडियली इनवर्ड। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट मीन्स अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगी, रेडियली आउटवर्ड, दिस इज द डायरेक्शन। इसको आपको समझना ही होगा। और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, रेडियली इनवर्ड। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रेडियली इनवर्ड। क्लियर है? एकदम क्लियर। दैट मीन्स इस बात को आप ध्यान से समझिए, पॉजिटिव चार्ज, मान लो कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ रहा है, तो आप कैसे बनाएंगे, आउटवर्ड, दिस इज पॉजिटिव। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ रहा है, तो आप कैसे बनाएंगे, रेडियली इनवर्ड। इस पॉइंट को आपको समझना ही होगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव की वजह से रेडियली इनवर्ड along the line joining that point and this point charge. That means क्या मतलब इसका, इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो कैसे होगी वो, आउटवर्ड, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड along the line joining that point and this
point charge, most important point. Now you can note down all this concept. इसको नोट करिए. Now ये कंसेप्ट हमें समझ में आ गया. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन समझ ली, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सब कुछ समझ लिया. अब समझने वाली बात क्या है कि यार हमने डायरेक्शन भी क्लियर कर ली और मैग्नीट्यूड भी क्लियर कर लिया. अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इस रिलेशन को देखिए जरा, F/Q और ये क्या है E, मतलब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन आ गया. क्या आ गया? E वेक्टर will be equals to F vector by Q. Most important relation, that means F vector will be equals to Q into E vector. Just like जो 11th क्लास में हमने पढ़ा था, F vector बराबर M vector by into G vector. This is the most important relation, most important, जो किया है डेफिनेशन से ही बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है. जस्ट लाइक मान लीजिए मैं कहूँ, बेसिक बातें बात कर रहे हैं. मान लीजिए मैं कहूँ किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर मैं एक पॉजिटिव चार्ज रख दूँ, लेट्स से Q1 पॉजिटिव चार्ज रख दूँ. तो जैसे ही मैं इसको रिलीज़ करूँगा ये किधर की तरफ भागेगा, मतलब कि फोर्स किधर लग रही होगी. अब इस रिलेशन को देखो, Q तो एक स्केलर क्वांटिटी है, अगर Q पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव ही आएगा. अब वेक्टर खेलेंगे हम, फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है. तो यहाँ पर फोर्स किधर लगेगी? इधर की तरफ. ये तो हो गया डायरेक्शन. और मैग्नीट्यूड कितना होगा? Q1 इंटू E. अब मान लो एक और चार्ज है Q2, वो नेगेटिव है. अब पहले फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे. अब देखो, जब मैं इस रिलेशन को यूज़ करूँगा तो F वेक्टर बराबर माइनस Q2 इंटू E वेक्टर. अब ये तो हो गया मैग्नीट्यूड. अब माइनस साइन क्या बता रहा है? डायरेक्शन. फोर्स की डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट मीन्स फोर्स किधर लगेगी? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और मैग्नीट्यूड वही Q2 इंटू E. दैट मीन्स क्या कंसेप्ट निकल गया? बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन. क्या कंसेप्ट निकल के आ गया? कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाइल नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इस छोटे से कंसेप्ट से हमें बात क्लियर हो गई कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करता है और नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है. क्लियर है? एकदम पॉइंट क्लियर है. अब इसमें बेसिक से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं. मैं उन सभी को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. क्यों? एक दो प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूँगा. क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम किसकी तरह है? कूलम्स लॉ की तरह. बस वहाँ पर दो चार्जेस हुआ करते थे, यहाँ पर एक चार्ज होगा. मतलब कि कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है किसी एक पॉइंट पर, दैट मीन्स उस पॉइंट पर 1 कूलम का चार्ज रख के फोर्स निकाल दो, बात तो एक ही है. या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो आपको मालूम ही है और वो वेक्टर क्वांटिटी है. दैट मीन्स जब भी रिजल्टेंट निकालना हो तो वेक्टर खेलेंगे. बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जस्ट लाइक एक दो प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे. मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, इसके 3 कॉर्नर्स पर मैं Q चार्ज रख दूँ. क्लियर है? इस वाले कॉर्नर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछो. सिंपल है. इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड. मैग्नीट्यूड क्या होगा? KQ बाय R स्क्वायर. इसकी वजह से यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड KQ बाय R स्क्वायर. इसकी वजह से यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड KQ बाय R स्क्वायर. नाउ 3 वेक्टर्स यू कैन सॉल्व ईजिली. देखिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कूलम्स लॉ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स करा चुका हूँ. ऐसी करा चुका हूँ. आप इसको इजीली कर सकते हो. और देखेंगे अगेन एक स्क्वायर ले लेते हैं. साइड L
इसके सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए इसकी वजह से यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड मैग्नीट्यूड के क्यू बाय ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, इफ दिस इज एल, दिस इज एल, दिस इज √2l, उसका हाफ l/√2, l/√2 का होल स्क्वायर। इसकी वजह से यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड के क्यू बाय l/√2 का स्क्वायर। इसकी वजह से यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड के क्यू बाय l/√2 का स्क्वायर। इसकी वजह से यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड के क्यू बाय l/√2 का स्क्वायर। और नेट क्या होगा, 0। नेट क्या होगा, 0। दैट्स वाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज 0। दैट्स वाई अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक चार्ज रखता हूँ तो उस पर नेट फोर्स कितनी लगेगी, 0। वो कितनी नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 0। ऐसी कर चुका है ऐसी प्रॉब्लम्स हम कूलम्स लॉ में। हर चीज़ को अलग अलग मत पढ़िए, चीज़ों को कोरिलेट करिए। अगर यहाँ पर मैं एक चार्ज रख दूँ, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक चार्ज रख दूँ तो उस पर नेट फोर्स कितनी लगेगी, 0। इसका यही मतलब है कि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए, क्योंकि चार्जेस पर, रुके हुए चार्जेस पर फोर्स कौन लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने क्यों बोला रुके हुए चार्जेस पर, मैंने पहले ही लेक्चर में क्लियर कर दिया था। 3 चीज़ें पढ़ेंगे, रुका हुआ चार्ज, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ चार्ज और एक्सेलरेटिंग चार्ज। फिलहाल हम रुके हुए चार्ज की बात करें तो उसको समझ लीजिए, रुके हुए चार्ज पर सिर्फ और सिर्फ कौन फोर्स लगाता है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कहीं पर भी ये है कि चार्ज है और वो रुका हुआ है, दैट मीन्स उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। फिलहाल के लिए उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। क्लियर एकदम। यहाँ पर हमने देख लिया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी चार्ज रखो उस पर नेट फोर्स कितनी लगेगी, 0। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। और एन इनफाइनाइट प्रॉब्लम्स है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, घबराने की जरूरत नहीं है। सेम केस कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में Q1 Q2 2 चार्जेस होते थे, यहाँ पर एक ही चार्ज है। बस इस कंसेप्ट को समझिए, इस कंसेप्ट को समझिए, इसको लिखिए, नोट कीजिए कि किसी भी पॉइंट पर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो उस पॉइंट पर अगर आप कोई भी चार्ज रखो तो उस पर फोर्स कितनी लगेगी, 0। या फिर उल्टा कि किसी भी एक पॉइंट पर अगर चार्ज रखा हुआ है और वो मूव नहीं कर रहा, दैट मीन्स उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। इसको हम और मॉडिफिकेशन भी करेंगे जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, वो बात का टॉपिक है। क्लियर है एकदम क्लियर है। अब इस पर इनफाइनाइट प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं आपको, आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब हम 2 इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे। पहला एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग, दोनों ही हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड वायर। थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, थोड़ी सी मैथमेटिक्स। चलिए समझिए जरा। मान लीजिए ये एक चार्ज्ड वायर है और लैम्डा क्या है, यहाँ लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा क्या हो गया यहाँ पर, चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्लियर है। ये एक चार्ज वायर है, पॉजिटिवली चार्ज वायर है। लेट्स से इस वायर से d डिस्टेंस की दूरी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्लियर। और इस पॉइंट से इस वायर का लोअर एंड कितना एंगल बना रहा है, θ1। एक एक पॉइंट को समझिए। और इसके दूसरे एंड से इस पॉइंट का जो एंगल है वो कितना है, लेट्स से वो एंगल कितना है, लेट्स से θ2। क्लियर है। और हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट पर, एक एक पॉइंट को सुनना, इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर, d क्या है, d लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। d क्या है, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट की उस वायर से परपेंडिकुलर दूरी, परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड दिस वायर। क्लियर? θ1 और θ2 क्या है? एंगल सस्पेंडेड बाय द एंड्स ऑफ दिस वायर एट दैट पॉइंट। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी मालूम है? सिर्फ एक पॉइंट चार्ज की, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। अगर आप ध्यान से देखोगे, पहली बात तो ये पॉइंट चार्ज नहीं है, तो आपके दिमाग में एकदम से आ गया होगा, क्लिक कर गया होगा कि ये प्रॉब्लम बिना इंटीग्रेशन के नहीं होने वाली, क्योंकि हमें तो पॉइंट चार्ज की वजह से एक्सप्रेशन मालूम है। और हाँ, अगर हम इसको तोड़ते जाएँ तो ये इनफाइनाइट n नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज से मिल करके बना है। क्लियर है? तो वही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, इनको बहुत ध्यान से ज़रा समझिए। मान लीजिए इस पॉइंट से, इस लाइन से y डिस्टेंस की दूरी पर मैं एक वेरी स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूँ। एक पॉइंट को समझिए जिसकी थिकनेस कितनी है? dy। जिसकी थिकनेस कितनी है? dy। क्लियर है एकदम? और ये पॉइंट का पहला एंड इस लाइन से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। और ये दूसरा पॉइंट कितना एंगल सस्पेंड करेगा? ये स्मॉल एंगल कितना होगा? डी थीटा। क्या ये पॉइंट सारे क्लियर हो चुके हैं आपको? यहाँ से y डिस्टेंस की दूरी पर एक सेगमेंट ले लिया मैंने जिसकी थिकनेस कितनी है? dy। इसका एक एंड यहाँ से कितना एंगल बना रहा है? dy। और दूसरा एंड कितना एंगल सस्पेंड कर रहा है? d थीटा, वेरी स्मॉल। क्लियर है? अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? इस ट्राइंगल से निकालेंगे तो ये दूरी कितनी होगी? पाइथागोरस थ्योरम, √y² प्लस d²। ये की दूरी कितनी होगी? √y² प्लस d²। चलते हैं अब भैया। अब इस स्मॉल एलिमेंट पर कुछ स्मॉल चार्ज भी होगा dq। वो कैसे निकालेंगे भाई हम? थिकनेस हमें मालूम है और लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ का चार्ज, तो dy यूनिट लेंथ का चार्ज क्या होगा? लैम्डा इंटू dy। लैम्डा इंटू dy। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? अब इस सेगमेंट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब जरा बहुत ध्यान समझिए। इफ़ दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? वर्टिकली अपोजिट। ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट मैंने कर लिए। कौन कौन से? ये क्या हो गया? DE cos थीटा, और ये क्या हो गया? DE sin थीटा। अब इन कंपोनेंट को समझिए जरा। DE cos थीटा कैसा कंपोनेंट हो गया? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द वायर। DE cos थीटा कैसा कंपोनेंट हो गया? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि बेसिकली इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? DE cos थीटा को क्या बोल सकता हूँ मैं? लेट्स से DE परपेंडिकुलर। और DE sin थीटा कैसा कंपोनेंट हो गया? पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके पैरेलल? टू द वायर। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? लेट्स से DE पैरेलल। ऐसा समझिए, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये पैरेलल कंपोनेंट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इस DE का मैग्नीट्यूड कितना होगा? इस DE का मैग्नीट्यूड कितना होगा? बहुत ही इजी है, पॉइंट चार्ज की वैसे पता ही है, KQ/r²। दैट मीन्स K dq, दैट मीन्स लैम्डा dy अपॉन r²। दैट मीन्स y² प्लस d²। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर दो वेरिएबल हो गए, थीटा भी वेरिएबल हो गया और y भी वेरिएबल हो गया। अब आपको मालूम है इंटीग्रेशन तभी सॉल्व होगा जब एक वेरिएबल हो।
अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हो तो उसको इंटरकनेक्ट हमें करना पड़ता है। वो बहुत ही इजीली आप देख पा रहे हो, और आप बहुत ध्यान से देखोगे, इस ट्रायंगल पे गौर फरमाओ, और इस ट्रायंगल पे गौर फरमाते हुए ज़रा टेन थीटा की वैल्यू बताओ। टेन थीटा क्या होगा? यहाँ से टेन थीटा क्या होगा? वाई बाय डी। टेन थीटा क्या होगा? वाई बाय डी। तो वाई क्या हो गया? बेसिकली डी टेन थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो डी वाई क्या हो जाएगा? डी वाई क्या हो जाएगा? डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? एक एक पॉइंट। अब ये सारी वैल्यू उठा करके वहाँ डाल देते हैं हम। चलिए ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ डालेंगे। के की जगह के, लैम्डा की जगह लैम्डा, डी वाई की जगह क्या आ जाएगा? डी वाई की जगह क्या आ जाएगा? डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर है? y की जगह क्या लिख सकते हैं हम? डी टेन थीटा। दैट मीन्स डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस डी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? के लैम्डा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डी स्क्वायर कॉमन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नाउ व्हाट इज वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज व्हाट? सेक स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स दिस टर्म विल कैंसिल आउट। अगेन एक डी से एक डी कैंसिल आउट, तो बेसिकली डी ई क्या आ गया अपने पास? डी ई क्या आ गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में? के लैम्डा डी इंटू डी थीटा। अब हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि एक ही वेरिएबल है थीटा। क्लियर है? अब हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्या सॉल्व करेंगे हम? लेट से हम पहले सॉल्व करते हैं डी ई परपेंडिकुलर। तो डी ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा भाई? डी ई कॉस थीटा, मतलब कि के लैम्डा डी कॉस थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है? कंप्लीट निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इंटीग्रेशन। थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी? ध्यान से देखिए, थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी? ये अपना ओरिजिन है, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव साइड, ये क्या हो गया? पॉजिटिव साइड। तो कहाँ से कहाँ जाएगी? माइनस थीटा वन से थीटा टू। और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन थीटा। तो क्या आ गया बेसिकली? ये क्या आ गया? ई परपेंडिकुलर विल बी इक्वल्स टू के लैम्डा डी साइन थीटा लिमिट्स माइनस थीटा वन से थीटा टू। दैट मीन्स के लैम्डा डी साइन थीटा टू माइनस ऑफ साइन माइनस थीटा वन। व्हाट इज साइन माइनस थीटा? माइनस साइन थीटा। दैट मीन्स ई परपेंडिकुलर क्या आ गया? ई परपेंडिकुलर क्या आ गया? के लैम्डा डी साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा वन। ये एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए। क्लियर है एकदम? तो ई परपेंडिकुलर क्या आ गया? के लैम्डा डी साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा। सेम केस हम क्या निकाल सकते हैं? सेम केस हम क्या निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं डी ई पैरेलल। डी ई पैरेलल के लिए क्या निकालेंगे? यहाँ पर चलते हैं, डी ई पैरेलल को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो डी ई पैरेलल क्या निकाल सकते हैं? डी ई पैरेलल वो क्या आया है? डी ई पैरेलल क्या है? डी ई साइन थीटा। दैट मीन्स के लैम्डा डी साइन थीटा डी थीटा। कंप्लीट निकालने के लिए क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन लिमिट्स माइनस थीटा वन से थीटा टू। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस थीटा। दैट मीन्स माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं। के लैम्डा डी कॉस थीटा लिमिट्स माइनस थीटा वन से थीटा टू। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? माइनस के लैम्डा बाय डी कॉस थीटा टू माइनस कॉस माइनस थीटा वन। कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो मैं डायरेक्टली लेता हूँ यहाँ थीटा वन। दैट मीन्स माइनस साइन अंदर जाएगा, तो ई पैरेलल क्या आ गया? के लैम्डा डी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। तो ये दो एक्सप्रेशंस आपको ध्यान रखने हैं। ई परपेंडिकुलर के लैम्डा डी साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा वन, और ई पैरेलल के लैम्डा डी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। क्लियर है? अब इसके बहुत सारे स्पेशल केस हो सकते हैं। आई होप आपने ये नोट डाउन किया होगा। थोड़ा सा मैं इसको रब करता हूँ। कुछ स्पेशल केस हो सकते हैं। क्या स्पेशल केस हो सकते हैं? जस्ट लाइक पहला केस हो सकता है
इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का क्या मतलब है? ये वायर भी इनफाइनाइटली लॉन्ग हो सकता है। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होने का क्या मतलब है कि जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें इट इज़ वेरी वेरी क्लोज। ऐसा समझिए पॉइंट बहुत क्लोज है, मतलब ऐसा समझिए कि इस पॉइंट पर खड़े होकर अगर मैं इस वायर को देखूंगा तो मैं कुछ इस तरह से देखूंगा, इस तरह से देखूंगा। दैट मीन्स ये जो एंगल सस्पेंड होगा अगर इसको मैं बहुत पास ले आऊँ तो θ1 और θ2 बेसिकली नियरली किसके बराबर हो जाएंगे? 90 डिग्री। θ1 θ2 नियरली किसके बराबर हो जाएंगे? 90 डिग्री। और अगर ऐसा हुआ तो सोचिए ई पैरेलल क्या हो जाएगा? 0। ई पैरेलल क्या हो जाएगा? 0। cos 90 माइनस cos 90। लेकिन यहाँ पर फोकस करिए, ई पैरेलल क्या हो जाएगा? 0 और ई परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से? sin 90 प्लस sin 90। sin 90 कितना होता है? 1, 1 प्लस 1 2, तो कितना आ गया? 2k लैम्डा बाई डी। 2k लैम्डा बाई डी। क्लियर है? सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव एंड रेडियली इनवर्ड फॉर नेगेटिव। क्लियर? एक केस आएगा सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट मतलब कि जो पॉइंट है वो यहाँ पर, पॉइंट जो है वो वेरी क्लोज है और एक एंड के पास। तो ऐसा हुआ तो θ1 कितना हो जाएगा? θ1 कितना हो जाएगा? पॉइंट यहाँ पर है मतलब फॉर सेमी इनफाइनाइट। θ1 कितना हो जाएगा? 0 और θ2 कितना हो जाएगा? 90। तो दोनों निकालेंगे, ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर। ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये 0 और ये 90 मतलब 1, तो कितना हो गया? k लैम्डा बाई डी। और ई पैरेलल क्या आ जाएगा? θ1 क्या हो जाएगा? θ1 कितना हो जाएगा? 0। θ2 कितना हो जाएगा? 90। तो cos 90 0, cos 0 1, तो कितना आ गया? सेम। ये कितना आ गया? k लैम्डा बाई डी। क्लियर है एकदम? और सिचुएशन कैसे बन जाएगी? ये सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ई परपेंडिकुलर ये रहा और ई पैरेलल ये रहा। क्लियर है एकदम? और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? k लैम्डा बाई डी। Now you can pause the screen and write down the concept. चलिए, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। और इसकी एप्लीकेशंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग and we will discuss n number of application. Now thank you.